गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जीके का ये 11वां भाग है, जिसमें हमने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले 100 से भी अधिक प्रश्न लिए हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या है? शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड का कार्य कौन करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। बताइए स्टूडेंट, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड का कार्य कौन करता है? नोट करिए, जस्ता जो है शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि शुष्क सेल में प्रयुक्त एनोड का कार्य कौन करता है? याद रखिए, सभी नोट करिए, एनोड का कार्य कार्बन करता है। कौन करता है स्टूडेंट? कार्बन एनोड का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। Fe3O4 मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। कौन स्टूडेंट? स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कान के मध्य में पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो नोट करिए स्टूडेंट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? नोट करिए, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जो कि सभी को पता होगा अधिकतर। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक रंग कौन सा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए स्टूडेंट, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो जो रंग किसी अन्य दूसरे रंग से मिलकर ना बना हो उसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। उपरोक्त सभी जो हैं प्राथमिक रंग हैं। लाल, नीला, हरा, ये रंग जो हैं किसी से मिलकर, अन्य किसी रंग से मिलकर नहीं बनते हैं, इसलिए ये प्राथमिक रंग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एक अध्रुवीय यौगिक है? तो दोनों एक ही बात है, नोट करिए। CCl4 जो है एक अध्रुवीय यौगिक है, या कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय यौगिक नहीं है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। किसमें स्टूडेंट? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। A.G. टेंसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था। किसने किया था? A.G. टेंसले ने। ऑप्शन 20 का राइट होगा। A.G. टेंसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था 1935 ईस्वी में। कब किया था स्टूडेंट? 1935 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इकोलॉजी, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि A.G. टेंसले की पुस्तक कौन सी है? तो नोट करिए, A.G. टेंसले की पुस्तक इकोलॉजी है। किस वक्त प्रकाशित हुई थी? प्रकाशन भी पूछ सकता है, तो 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। सभी नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजी किसकी पुस्तक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। A.G. टेंसले की इकोलॉजी पुस्तक किसकी है स्टूडेंट? A.G. टेंसले की इकोलॉजी पुस्तक है, जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह O क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रक्त समूह O जो है सार्वजनिक दाता है। क्या है स्टूडेंट? सार्वजनिक दाता है, इसलिए रक्त समूह O को सार्वजनिक दाता कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रक्त समूह AB क्या कहलाता है? तो AB जो होता है सर्वाग्राही होता है। क्या होता है स्टूडेंट? सर्वाग्राही। चलिए आगे देखते हैं। रक्त समूह AB क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए।
सर्वाग्राही कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त समूह ए बी सर्वाग्राही कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। नोट करिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। कब की थी? 1900 ईस्वी में। ओके, ये भी पूछता है रक्त समूह की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1900 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। आगे देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वसा में अघुलनशील विटामिन कौन है? तो एक ही बात है, नोट करिए, बी और जो सी विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील या विटामिन नहीं होते हैं, या कह सकते हैं वसा में अघुलनशील विटामिन बी और सी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक अविषालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट करिए, लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है स्टूडेंट? लखनऊ में। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है भार के अनुसार कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए, 1:8 के बराबर होता है। किसके? 1:8। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला। टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? तो नोट करिए, लार से है। लार से टाइलिन एंजाइम का संबंध है, जो कि मंड को शर्करा में बदलता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मंड को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, लार। लार जो है मंड को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम है। और क्वेश्चन ये पूछता है कि लुगदी को चिकना बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? लुगदी को म्यूसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? म्यूसिन। तो म्यूसिन को चिकना बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है लार। ओके, सभी नोट करिए, म्यूसिन जिसे लुगदी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि पेनिसिलिन की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज हुई थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट? एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज की थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी नोट करिए। आगे देखते हैं। सूक्ष्म जैविक की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिए। लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने सूक्ष्म जैविक की खोज की थी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। जेम्स बॉन्ड की जासूसी कहानियों के खोजकर्ता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला। बताइए, जेम्स बॉन्ड की जासूसी कहानियों के खोजकर्ता कौन थे? तो नोट करिए, इयान फ्लेमिंग थे। कौन थे स्टूडेंट? इयान फ्लेमिंग जेम्स बॉन्ड की जासूसी की कहानियों के खोजकर्ता थे। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, इयान फ्लेमिंग। आगे देखते हैं। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। किसका है? लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। किसका स्टूडेंट? लोहा, निकेल और क्रोमियम। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? नोट करिए स्टूडेंट, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? नोट करिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कौन है स्टूडेंट? कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है,
तो नोट करिए कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है स्टूडेंट? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिए। नेफ्थेक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है स्टूडेंट? नेफ्थेक्विनोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? नोट करिए स्टूडेंट। थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन डायनामो करता है। कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन डायनामो करता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ऑप्शन बी इसका राइट है। डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो डायनामो है। कौन सा है? डायनामो। डायनामो की खोज किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन पूछता है कि डायनामो की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी? माइकल फैराडे ने डायनामो की खोज की थी। ओके। और ये डायनामो जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, रेलवे में अधिकतर टुकड़ों में ही क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य कौन करता है? तो डायनामो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? नोट करिए। 6 रोग में प्रयुक्त होता है। किस में होता है स्टूडेंट? 6 रोग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 6 रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ओके, सभी नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाने के जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा का रासायनिक नाम है। इसके एक अन्य नाम और है जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, धावन सोडा भी कह सकते हैं। और क्वेश्चन पूछता है खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नोट करिए। Na2CO3 खाने के सोडा या धावन सोडा कह सकते हैं, उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। ऑप्शन 20 का राइट होगा। 80 कैल अपॉन GM के बराबर होती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? नोट करिए। प्लीहा जो है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। कौन कहलाता है? प्लीहा। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आगे देखते हैं। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता जो है किस में मापी जाती है? नोट करिए। डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है स्टूडेंट? डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकता का मात्रक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चालकता का मात्रक महो है। क्या है? महो। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आगे देखते हैं। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन है, स्वप्रेरण का मात्रक क्या है? नोट करिए। हेनरी जो है स्वप्रेरण का मात्रक है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। इंसुलिन एक प्रकार का है। बताना स्टूडेंट कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिए। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ओके, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो नोट करिए। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन जो है, इंसुलिन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो नोट करिए। इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन एक और पूछता है इससे संबंधित
कि इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन के अतिस्रावण से स्टूडेंट हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है स्टूडेंट? हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें व्यक्ति को जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? क्वेश्चन बदल के बार बार पूछ सकता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो डायनामाइट का। किसका किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? नोट करिए, माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। किसका किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेलेग्रिन टेरी ने किसका आविष्कार किया था? याद रखिए, टाइपराइटर का किया था। किसका किया था? टाइपराइटर का आविष्कार पेलेग्रिन टेरी ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो पेलेग्रिन टेरी ने किया था। ओके, आगे देखते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? क्वेश्चन पूछ सकता है थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो नोट करिए, ग्रामोफोन का किया था। किसका किया था? ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। यह पूछ सकता है कि ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन में दे सकता है वैज्ञानिक का नाम, तो थॉमस अल्वा एडिसन। आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। निकट दृष्टि दोष जो है, दूर की वस्तुओं का ना दिखना। निकट दृष्टि उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर सकता है, पूछ सकता है कि दूर दृष्टि दोष किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि निकट की वस्तुओं का ना दिखना। अगर आए निकट दृष्टि दोष तो दूर की वस्तुओं का न दिखना। क्वेश्चन इससे संबंधित एक और पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो नोट करिए, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग। ओके स्टूडेंट, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? रिकेट्स एक प्रकार का रोग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि किसकी कमी से रिकेट्स होता है। नोट के स्टूडेंट, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर होकर टेढ़ी हो जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं। पीडियाट्रिक्स का अध्ययन किससे संबंधित है? नोट करिए, शिशु रोग से संबंधित है। किससे स्टूडेंट? शिशु रोग से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है बदल के कि शिशु रोग का संबंध किससे है? तो पीडियाट्रिक्स से। किससे है? पीडियाट्रिक्स से है। रेलवे बार बार क्वेश्चन को बदल बदल के पूछता है और वही क्वेश्चन पूछता है। इसमें बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने वाली कोई बात नहीं है, आप बार बार रिवाइज करिए तो इसमें आप भ्रमित होने का चांस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, स्वतः ही अपने आप चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। ट्रोमेटोलॉजी जो है घाव का अध्ययन कहलाता है। किसका अध्ययन? ट्रोमेटोलॉजी में घाव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न ही लिए गए स्टूडेंट। बहुत ही इनके चांसेस हैं कि बार परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बताइए, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किस में किया जाता है? तो नोट करिए, कॉलोलॉजी में। किसमें? कॉलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, कॉलोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। डर्मेटोलॉजी।
डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है? किसमें किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। सभी नोट करिए। आगे देखते हैं। बार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ स्टूडेंट? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ट्राम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नोट करिए, कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, बंगलुरु। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो नोट करिए, इसरो का गठन 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? 1969 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नोट करिए, 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? नोट करिए, हीलियम जो है सबसे हल्की गैस है। कौन है स्टूडेंट? हीलियम। हीलियम सबसे हल्की गैस मानी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीलियम का परमाणु भार कितना होता है? तो नोट करिए, हीलियम का परमाणु भार 4 होता है। ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए, हीलियम का परमाणु भार 4 होता है। चलिए आगे देखते हैं। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? यह कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो नोट करिए, बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, बलवंत राय मेहता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो है अक्सर स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं और सही उत्तर नहीं करके आ पाते हैं। तो सबसे पहले नोट करिए कि ब्रिक्स में शामिल देश कौन कौन से हैं। नोट करिए, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स से नाम ही बनता है BRICS। BRICS। बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया और सी से हो गया साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल सदस्य हैं और इनके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो हमारा सही होगा। तो इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य है, बिल्कुल है। रूस, हाँ ये भी है। भारत, ये भी है। बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश ऑप्शन इसका राइट होगा। बांग्लादेश जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स इससे बांग्लादेश के अलावा भूटान, म्यांमार कुछ भी दे सकता है, तो वो हमारा राइट होगा। बस आपको इतना याद रखना कि ब्रिक्स में शामिल सदस्य कितने हैं। तो शामिल सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस और इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स शब्द के जन्मदाता कौन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। जिम ओ'नील जो हैं ब्रिक्स शब्द के जन्मदाता हैं। कौन है स्टूडेंट? जिम ओ'नील ब्रिक्स शब्द के जन्मदाता। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सबसे पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि सबसे पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो नोट करिए, येकाटेरिनबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? येकाटेरिनबर्ग में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, येकाटेरिनबर्ग। और येकाटेरिनबर्ग में हुआ था सबसे पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन। कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन इसमें 3 प्रकार के बन सकते हैं कि येकाटेरिनबर्ग में जो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ था किस वर्ष हुआ था। तो नोट करिए, 16 जून 2009 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जून 2009 में ब्रिक्स सम्मेलन का सर्वप्रथम आयोजन रूस में हुआ था। कब हुआ था? 16 जून 2009। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिक्स सम्मेलन का गठन ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? जब ब्रिक्स का गठन हुआ था तो गठन भी, फॉर्मेशन भी यही है 16 जून 2009 में।
16 जून 2009 को गठन हुआ था और इसके बाद तुरंत ही रूस में सबसे पहले इसका आयोजन हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? नोट करिए, 16 जून 2009 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जून 2009। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 16 जून 2009 को। ब्रिक्स सम्मेलन का गठन भी पूछ सकता है कि ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ था या गठन कब हुआ था, तो 16 जून 2009 को। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? नोट करिए, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन सी इसका राइट है। बात करें कथकली की, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है केरल का है। कहाँ का स्टूडेंट? कथकली केरल का है। और भांगड़ा कहाँ का स्टूडेंट? तो भांगड़ा है पंजाब का। पंजाब का शास्त्रीय नृत्य भांगड़ा है। और कुचिपुड़ी कहाँ का? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। किसको स्टूडेंट? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है। और इसे क्वेश्चन पूछता है कि लघु महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को ही लघु महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को किस अन्य नाम से? लघु महाद्वीप के नाम से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई तमिलनाडु का जो चेन्नई है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 1933 में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। 1933 में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो नोट करिए, विशाखापत्तनम। कौन है स्टूडेंट? विशाखापत्तनम जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन है? विशाखापत्तनम। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। और विशाखापत्तनम जो प्राकृतिक बंदरगाह है, इसके किस वर्ष इसका उद्गम हुआ था? तो 1933 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? नोट करिए, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, मुंबई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? ग्रेनेडा, बता दें आपको स्टूडेंट कि ग्रेनेडा जो है एक प्रकार का द्वीप है जो कि कैरेबियन सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैरेबियन सागर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, कैरेबियन सागर। ओके, कैरेबियन सागर में ग्रेनेडा द्वीप स्थित है। इसमें 6 छोटे छोटे, यह ग्रेनेडा द्वीप जो है 6 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोड़े की अस्थियों का अवशेष की बात करें तो वो मिला था सुरकोटदा में। कहाँ? सुरकोटदा में, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला था। क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन और डाल सकता है कि घोड़ों की लघु मृग मूर्तियों का अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? मृग मूर्तियों के, तो वो हुए थे लोथल में। कंफ्यूज नहीं होना है। घोड़ों की लघु मृग मूर्तियों की बात करें तो वो लोथल हो जाएगा, और घोड़ों की अस्थियों का अवशेष की बात करें तो वो सुरकोटदा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेटिकन सिटी। कौन है स्टूडेंट? वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी को पता है कि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, जिसे कब स्वतंत्र देश घोषित किया गया था। नोट करिए, 11 फरवरी 1929 को इसे स्वतंत्र देश घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 11 फरवरी 1929 को
स्वतंत्र देश इसको घोषित किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेटिकन सिटी का गठन कब हुआ था, तो 11 फरवरी 1929 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नोट करिए, 912 है। कितना स्टूडेंट? 912 है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। क्वेश्चन यहाँ पर एक और पूछ सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो नोट करिए, भारत का लिंगानुपात है 940। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, भारत और उत्तर प्रदेश में अंतर है। बहुत से स्टूडेंट एक ही समझ लेते हैं और ऑप्शन इसका टिक करके चले आते हैं, जो उत्तर प्रदेश का वही भारत का है। नहीं, ये गलत है। भारत का है 940, उत्तर प्रदेश का है 912 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नोट करिए, सिक्किम में कोई क्षेत्रीय बैंक नहीं है। क्या नहीं है? क्षेत्रीय बैंक सिक्किम में कोई भी नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट करिए, 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 2 अक्टूबर 1975 क्षेत्रीय बैंक की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख किसे माना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। नोट करिए, 13वां शिलालेख है जो है अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध के बारे में मिलता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, कहाँ हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, जिसे HDI भी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स HDR, किस वर्ष जारी की गई थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, तो नोट करिए 2002 में जारी की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 2002 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? नोट करिए, बनारस में स्थित है। कहाँ स्थित है? बनारस में स्थित है भारत कला भवन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नोट करिए, 1920 ईस्वी में भारत कला भवन की स्थापना हुई थी। पूछता है कि किसने की थी? तो इसकी स्थापना राय कृष्णदास ने की थी। किसने की थी? राय कृष्णदास ने की थी। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने किस वर्ष की थी? तो 1920 ईस्वी में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कला भवन की स्थापना किसने की थी? नोट करिए, कृष्णदास राय ने की थी। किसने की थी? कृष्णदास राय। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, कृष्णदास राय ने भारत कला भवन की स्थापना की थी। कब की थी? 1920 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। भारत कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बताइए, भारत कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नोट करिए, 1 जनवरी 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1920 को भारत कला भवन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्ली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? नोट करिए, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है पल्ली आंदोलन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तमिलनाडु से पल्ली आंदोलन का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। नोट करिए, मोहम्मद इकबाल ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। किस वर्ष की थी? तो 1905 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी, जिसको सर्वप्रथम सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम लाहौर कॉलेज में
सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किस वर्ष पढ़कर सुनाया गया था? तो 1905 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? नोट करिए, दल बदल से संबंधित है 52वां संशोधन। दल बदल कानून पारित किया गया था, जिसमें दल बदल नेता जो थे तो दल बदल सकते थे आपस में, कोई भी पार्टी ग्रहण कर सकता था। संविधान का जो 52वां संशोधन हुआ था, क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का 52वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो नोट करिए 1985 ईस्वी में 52वां संशोधन हुआ था, जिसमें से कोई भी पार्टी का नेता किसी पार्टी में जा सकता है, उसे दल बदलू नेता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? नोट करिए 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? नोट करिए, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का था? ऑप्शन सी इसका राइट होगा, मैसूर का शासक था। चलिए अगला देखते हैं। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? नोट करिए, हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। कौन थे स्टूडेंट? हैदर अली। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नोट करिए, 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 4 मई 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन यही पूछता है कि चतुर्थ आंग्ल युद्ध के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इसे दुनिया का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल मैन, दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? नोट करिए, फतेह अली की हुई थी। किसकी हुई थी? फतेह अली उर्फ टीपू सुल्तान। ऑप्शन 20 का राइट होगा, फतेह अली उर्फ टीपू सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नोट करिए सभी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पीसीएस में। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? नोट करिए, बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी स्टूडेंट? बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, और इसी ने सिजदा तथा पैबोस प्रथा को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन पूछता है कि सिजदा तथा पैबोस प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो बलबन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिजदा तथा पैबोस प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो याद रखिए, बलबन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नोट करिए, खूंटी में है। कहाँ है स्टूडेंट? खूंटी में है, झारखंड के खूंटी में है देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले पूर्ण सौर ऊर्जा का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो नोट करिए, 2 अक्टूबर 2015 को इसका उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2015 को खूंटी में हुआ था इसका स्थापना, देश का जो पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। ढाका बांग्लादेश में सार्क की पहली बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ढाका बांग्लादेश में सार्क की पहली बैठक हुई थी। किस वर्ष हुई थी? तो 1977 ईस्वी में हुई थी। इसका सर्वप्रथम सुझाव बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। 8 दिसंबर 1985 को
सार्क की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 का ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सार्क का सुझाव सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में 1977 ईस्वी में जियाउर रहमान ने दिया था। किसने दिया था? जियाउर रहमान ने सार्क का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन पूछता है कि सार्क का सुझाव सर्वप्रथम किस वर्ष दिया गया था? तो 1977 ईस्वी में जियाउर रहमान द्वारा दिया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1970 का जो एशियाई खेल हुआ था, इसमें इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था? तो नोट करिए। ऑप्शन कमलजीत संधू, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। कमलजीत संधू ने स्वर्ण पदक जीता था प्रथम एशियाई खेल 400 मीटर की दौड़ में। कब जीता था? तो 1970 ईस्वी में जो एशियाई खेल हुआ था, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फिर इन्हें पद्मश्री से सम्मानित 1971 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि कमलजीत संधू को पद्मश्री किस वर्ष मिला था? तो याद रखिए, कमलजीत संधू को 1971 ईस्वी में पद्मश्री से नवाजा गया था। ओके, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय महिला एशियाई जिसने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था किस वर्ष हुआ था? तो 1970 ईस्वी में हुआ था ये खेल, और कमलजीत संधू इसकी विजेता थी, जिन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था। और 1971 ईस्वी में इन्हें क्या मिला था? 1971 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयात निर्यात बैंक, जिसे एग्जिम बैंक भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 1985 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट, 1985 नहीं है, 1982 ईस्वी है। क्या है? 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सॉरी स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए। कृषि ही है हमारे भारत के अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य से चरकुला नृत्य का संबंध। तो नोट करिए, उत्तर प्रदेश राज्य से है चरकुला नृत्य का संबंध। फिर इसके बाद ऑप्शन में अगर उत्तर प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश सही होगा। यदि उत्तर प्रदेश का कोई जिला होगा तो वो भी सही होगा। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य का संबंध किससे है? तो नोट करिए, ब्रजभूमि से। कहाँ से? ब्रजभूमि से है। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ब्रजभूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ स्थित है? यह कह सकते हैं लायन सफारी, शेर सफारी कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो नोट करिए, इटावा जिले में शेर सफारी स्थित है। कहाँ स्थित है? इटावा जिले में शेर सफारी स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमेशा पुरुषों के बारे में पूछा जाता है, लेकिन पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी संविधान से जो बना था भारत का, तो उसमें भाग लिया था। तो कुल कितनी महिलाओं सदस्य थीं उसमें? तो नोट करिए, 15 महिलाएं सदस्य थीं संविधान सभा में। कितनी थीं? 15 महिलाएं। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, 15 महिलाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 96 किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 96 किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो नोट करिए, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है स्टूडेंट? प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई
पुस्तक है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा, प्रणब मुखर्जी। इसमें इन्होंने अपने जीवन की जो 1980 से 96 के बीच जो घटनाएं घटी हैं उनके साथ में, उनका जिक्र इस बुक में किया है प्रणब मुखर्जी ने, द टर्बुलेंट ईयर्स बुक। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रणब मुखर्जी की पुस्तक कौन सी है, तो पुस्तक का नाम दे सकता है द टर्बुलेंट ईयर्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? नोट करिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस में कितने देशों ने भाग लिया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछने वाला, बार बार पूछा जाने वाला, रेल में पूछा गया है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस में कितने देशों ने भाग लिया था? तो नोट करिए, 119 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 119 देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अवध का प्रथम नवाब कौन था? क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो लिखिए, शहादत खां था। कौन था? शहादत खां अवध का प्रथम नवाब था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, शहादत खां। 1680 से 1739 तक ये अवध के नवाब रहे थे। कब से कब तक? 1680 से 1739 तक ये अवध के प्रथम नवाब थे। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन थे स्टूडेंट? वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। ये 1822 से लेकर 1887 ईस्वी तक रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध का अंतिम नवाब कौन था? नोट करिए, वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब था। कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ये 1822 से 1887 तक ये अवध का नवाब रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? नोट करिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। कितनी स्टूडेंट? 30 वर्ष रखी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा कैसा सदन है? क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता भी है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न भी है कि राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा कैसा है? तो लोकसभा अस्थायी सदन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष में पद मुक्त हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। 1/3 सदस्य जो हैं राज्यसभा के हर 2 वर्ष में पद मुक्त हो जाते हैं। कितने साल बाद? हर 2 वर्ष में पद मुक्त हो जाते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? नोट करिए, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जन्मदाता हैं। कौन स्टूडेंट? चार्ल्स बेबेज। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आगे देखते हैं। भारत के किस एकमात्र राज्य में समान सिविल कोड का प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नोट करिए, गोवा राज्य है जहां पर समान सिविल कोड का प्रावधान है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर समान सिविल कोड का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ALU का विस्तृत रूप क्या है? बताइए स्टूडेंट, ALU का विस्तृत रूप क्या है? तो नोट करिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का विस्तृत रूप है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो याद रखिए, CD-ROM। CD-ROM जो है कंप्यूटर में एक रखा जाने वाला हार्डवेयर है। ओके, इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जा सकता है।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो नोट करिए, कासगंज में। कहाँ है स्टूडेंट? कासगंज में है। कासगंज पटियाली में गंगा किनारे स्थित है इनका जन्म स्थान। ओके, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। और ये तबला वाद्य यंत्र के भी जनक माने जाते हैं। ऑप्शन 20 करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म किस वर्ष हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ सकता है कि अमीर खुसरो का जन्म किस वर्ष माना जाता है? किसी को पता नहीं है लेकिन माना जाता है। तो नोट करिए, 1253 ईस्वी माना जाता है कि अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1253 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली के जनक किसे माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक किन्हें माना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तबला वाद्य यंत्र के जनक किसे माना जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तबला वाद्य यंत्र के जनक किसे माना जाता है? तो नोट करिए, अमीर खुसरो जी को ही तबला वाद्य यंत्र का जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है स्टूडेंट? रामपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1962 ईस्वी में इंदु प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किया था? नोट करिए, जस्टिस रानाडे ने किया था। किसने किया था? जस्टिस रानाडे ने इंदु प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किया था। ऑप्शन 20 का राइट होगा। क्वेश्चन पूछता है कि इंदु प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो जस्टिस रानाडे ने किया था। तो किस वर्ष किया था? 1962 ईस्वी में किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? क्वेश्चन पूछता है कि संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? तो नोट करिए, योजना आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग, ओके, योजना आयोग जो है एक असंवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? असंवैधानिक संस्था है। बात करें योजना आयोग का जो गठन हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो नोट करिए सभी, 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था योजना आयोग का। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान प्रधानमंत्री। लेकिन अब 2015 में इसका नाम बदल करके, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल, क्योंकि हमारी वीडियो लगातार ऐसे आपको आती रहेंगी। चलिए, धन्यवाद।